नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के एक निजी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। शाम को अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी करेंगे। 22 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ धाम यात्रा। अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारियां, सुरक्षा और ट्रैफिक पर खास फोकस। देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए शुरू होगी नियमित उड़ानें। उत्तराखंड को धार्मिक शहरों से सीधा हवाई संपर्क होगा स्थापित। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की हुई मौत। हरिद्वार में 13 से 15 अप्रैल तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू। भारी वाहनों पर रहेगी रोक। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर काशीपुर से है, जहां आबो हवा में नशे का जहर घोलने की हिमाकत करने वाले माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर और सख्त लहजे में दिए गए निर्देशों का असर अब जमीन पर खाकी के रौद्र रूप में साफ दिखाई दे रहा है। जहां पुलिस नशे के सौदागरों के लिए साक्षात काल साबित हो रही है। उत्तराखंड को उड़ता पंजाब की काली परछाई से बचाने और युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकने के लिए धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। संचय परिवहन क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों के तहत 2 अभियुक्तों सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 68 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र गणेशी निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 40 ग्राम, कुल मिलाकर 108 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी धरोहर न्यास द्वारा तृतीय गोलज्जू यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए जन जागरण करेगी। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अपनी धरोहर संस्था के अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ चंपावत स्थित मुख्य गोलज्जू मंदिर से पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। चंपावत जो गोलजू का मूल स्थान है, वहीं से ये यात्रा प्रारंभ होती है, वहीं इसका समापन होता है। 2022 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1 साल गोलजू यात्रा, 1 साल गोलजू पूजन, ये क्रम चलता आ रहा है। इस वर्ष 2026 में ये यात्रा निकल रही है, जो अक्षय तृतीया 19 अप्रैल से चंपावत से प्रारंभ होकर 9 मई को इसका समापन होगा। जो मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय में होते हुए यात्रा लगभग 22 दिन की रहती है, जो 3500 किलोमीटर की है। इसी क्रम में हल्द्वानी में यह 7 मई को पहुंचेगी। रामलीला मैदान के राम मंदिर से बाजार होते हुए गोलजू मंदिर हीरानगर में जिसका विश्राम होगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा गांधी पार्क में बढ़ते नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में शामिल मातृशक्ति युवाओं और वरिष्ठ जनों ने नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई और कहा कि सूखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किए जाने पर भी जोर दिया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य हितों को लेके, राज्य आंदोलनकारी की मांगों को लेके, और जिस सरकार से हम एक उड़ता पंजाब सुनते थे, अब ये उड़ता उत्तराखंड की तरफ हम जो जा रहे हैं। तमाम शिक्षण संस्थाएं, तमाम वो छोटे छोटे बच्चे, तमाम वो युवा लड़कियां, सारे के सारे इसमें जो जिस प्रकार से लिप्त होते जा रहे हैं। और मेरा सरकार और शासन से और सीधे डीजीपी से एक सवाल है कि जब हम आतंकवादी को बिल्कुल उस
कोने से ढूंढ के निकाल के ले आते हैं। कई समाज में कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। आज जो आंदोलनकारी मंच ने यहाँ पर नशे के खिलाफ जो ये प्रोग्राम करा है, मैं आप इन सबको बधाई भी देता हूँ, क्योंकि हम भी राज्य आंदोलनकारी के हम कई पहले से उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि ये राज्य अच्छा और सच्चा और नवयुवक आने के लिए उनकी पीड़ा के लिए हमारी ये थी। आज नशे के खिलाफ यहाँ पर रात दिन एक्सीडेंट और ये हो रहे हैं। मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि जब सरकार 10 बजे तक पहले ठेके बंद होते थे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में बहुप्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बबित्रा मार्गरीटा ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी मौजूद रहीं। कोटद्वार तहसील परिसर में पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है। जनपद पौड़ी में श्रीनगर के बाद अब कोटद्वार में भी इसके खुलने से जनता को अब पासपोर्ट बनाने में आसानी होगी। Of our especially Garhwal and Kotdwar has got a new passport seva kendra, post office passport seva kendra, and it will cater service to more than 500,000 people. आगे हम लोग को जाना पड़ता है देहरादून, और thanks to our ministry and especially the local MP Anil Baluni ji for with this initiative. Our ministry has now today inaugurated the passport seva kendra here in Kotdwar, and it is being welcomed and appreciated by each and every citizen of this part of this region. इससे वो रहता था जब मुरादाबाद कार्यालय था, बहुत दिक्कतें आती थी। देहरादून आया तब भी 3-3, 4-4 बार जाना पड़ता था और बहुत खर्चा और समय लगता था और उससे मानसिक वो भी होता था पीड़ा। अब ये यहाँ लोकल में हुआ है, जिले में 2 हो गए, तो इसलिए बहुत बड़ी सौगात है और मैं सांसद जी का और विदेश राज्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सौगात। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीमताल पहुंचे, जहां उन्होंने बिरला संस्थान में आयोजित स्पेक्ट्रम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थान परिसर में विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अलग प्रकार का एक मॉडल है और पूरे देश भर में आज दुनिया भर में यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट जा रहे हैं। आने वाले समय में ये मॉडल और प्रभावी बने और बच्चे यहाँ से निकलें, इसमें हमारी सरकार भी पूरी तरह से उनके साथ और शेड्यूल। सर, भीमताल में सिडकुल जो रोजगार के लिए स्थापित किया गया था, वर्तमान इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो सिडकुल की स्थापना जिस उद्देश्य से उस स्थापना के उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। पर्यटन नगरी मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और किंग क्रेक स्थित कार पार्किंग में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, डॉक्टर हरक सिंह रावत, जोत सिंह गुनसौला, पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। नैनीताल के घटगढ़ क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में क्षेत्र में एकत्र हुई महिलाओं ने पोस्टर बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले बंगोली क्षेत्र में भी महिलाओं ने इसी मुद्दे को लेकर विरोध जताया था, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ था। देवभूमि उत्तराखंड में 14 अप्रैल को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचे। इसको लेकर देहरादून में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डोईवाला एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दिन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
14 तारीख वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और उस दिन प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम सब उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, सब उनके आगमन को लेकर के बहुत खुश हैं। मैं 11 जनवरी को दिल्ली से देहरादून आया था इसी रूट से, अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी मैं 3 घंटे में दिल्ली अपने निवास से और देहरादून में अपने घर तक पहुंचा था। तो मुझे लगता है कि जब ये कंप्लीट हो गया है तो देहरादून का सफ़र लगभग आधा रह गया है। तो उससे जहां समय की बचत होगी, एक क्वालिटी सड़क भी मिल रही है। और अब खबर लक्सर से है, जहां रायसी के हर्ष विद्या मंदिर के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 135वें जन्मदिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं व आसपास ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के पहुंचने का कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम के ठीक पहले निरस्त हो गया। लेकिन दुष्यंत गौतम ने कार्यक्रम में आए लोगों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। बाबा साहब की प्रतिमा की जो है 3 बजे के आसपास हम स्थापना करेंगे। बाबा साहब हम सबके, पूरे दलित समाज के नहीं, मैं करूँ जितना भी हमारा सब समाज है, सबके मसीहा हैं। हम ये नहीं कहते बाबा साहब हमारी हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के माध्यम से पूरे देश को चलाने की एक प्रक्रिया मिली है। मेरा कहना यह है, अगर बाबा साहब न होते तो संविधान न होता, और बाबा साहब अगर न होते तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न होता। आज का जो कार्यक्रम है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना का है और उसके साथ साथ हम बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस भी मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमें पूरी दुनिया का जो सबसे अच्छा संविधान है, सर्व समाज के लिए जो प्रगति का मार्ग है, ऐसा संविधान दिया है। लेकिन साथ साथ मेरा ये कहना है, मैं ये मेरे द्वारा नहीं है, पूरे समाज के द्वारा, और जितने भी यहाँ पर अतिथिगण, पूरा हमारे क्षेत्रवासी और हमारे सभी लोग यहाँ पर हैं, उनके द्वारा अनावरण किया गया है बाबा साहब की मूर्ति का। और हमारे जो ग्राम रायसी पैतृक गाँव है, उसमें आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। इसमें हमारे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामपाल जी, हमारे वर्तमान राज्य मंत्री डॉक्टर सुमित मोक्का जी, हमारे वर्तमान में जो प्रदेश हमारे जो गुरु रविदास महापीठ के उसके प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे पापा जी डॉक्टर के पी सिंह, और मतलब सभी लोग यहाँ पर साक्षी के रूप में उपस्थित हुए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड अपने आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में प्रथम दर्जे की शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहां पर पूर्व में रहे प्रधानमंत्री से लेकर कई ऐसे बड़े चेहरे जिन्होंने उत्तराखंड से ही अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। साथ ही राज्य सरकार भी निरंतर शिक्षा प्रणाली को और ज्यादा दुरुस्त व आधुनिक करने के लिए काम कर रही है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पाने वाले उत्तराखंड को अब कहीं नजर से लग गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों को प्रस्तुत की जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों को भी शिक्षा से जुड़े माफियाओं ने अपनी कमाई का हिस्सा बना लिया है, जिसके कारण अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर में धांधली के चलते प्रदेश के अभिभावकों को इसका खामियाजा और ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखने वाले उत्तराखंड में छात्रों की किताबों से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में भारी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हाल ही में खुलासे के दौरान पता चला है कि स्कूली छात्रों के दिल्ली से प्रकाशित हुई एनसीईआरटी की किताबों को ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा 3 गुना अधिक दामों में प्रकाशित किया गया है, जिसका परिणाम स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही विभाग की प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह खुलासा प्रदेश के हल्द्वानी क्षेत्र के एक स्कूल के प्रबंधक दीपक बलियोटिया ने किया है और मुफ्त वितरण वाली एनसीईआरटी की किताबों को बाजार में महंगे दामों पर बेचने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे करोड़ों का घोटाला बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों की मनमानी पर एक्शन होता दिखाई दिया है।
जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जांच के बाद सामने आया है कि अभिभावकों पर एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की जगह निजी प्रकाशनों की महंगी किताबों को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जिलाधिकारी नैनीताल के अनुसार सामने आई इस प्रकरण को निजी स्कूलों और किताब विक्रेताओं की आपसी गठजोड़ के रूप में भी देखा गया है। साथ ही कई दुकानों से स्कूलों द्वारा जारी पर्चियां भी बरामद हुई हैं। इस सब के बाद सभी संबंधित स्कूलों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए और जवाब न मिलने पर स्कूलों के खिलाफ विधिक कार्रवाई और प्रशासनिक दंडात्मक कदम उठाने पर भी जोर डाला है। प्रशासन के ऊपर भी किसी का दबाव है और वो दबाव किसका है, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, किसको लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड में जो किताब छप रही है वो ये है, इसका पेज बदला हुआ है, सेम क्लास की है, उसी क्लास की जो है पुस्तक, इसका कवर पेज अलग है, ये दिल्ली की छपी हुई है। इसका मूल्य 65 रुपये है और इसका मूल्य 118 रुपये है। अच्छा, दूसरी चीज़, कवर पेज चेंज कर दिया, कवर पेज में बेनियन ट्री है, बेनियन ट्री बोले तो बरगद का पेड़, और अंदर लिखा है आवरण बनियन ट्री लिखा है, और चित्रांकन एवं लेआउट दिया है गोयल जी का। अब नकल तो कर दी, लेकिन यहाँ भूल गए कि यहाँ बनियन ट्री गायब हो गया, वहाँ अंदर भी गोयल जी का भी नाम है और बनियन ट्री लिखे हुए है। अच्छा, ये सब आनंद फानंद में हो रहा है, ये सब जो दबाव बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि कोर्ट साफ कहता है, एनसीईआरटी साफ कहती है मल्टीपल बुक्स के लिए। जिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की जो जितनी किताबें अवेलेबल है हमने सब लगाई। ये पूर्व में भी जनपद प्रशासन द्वारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें हैं, जो यूनिफॉर्म है, जो नोटबुक्स हैं, उनको लेकर या फीस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो एनसीईआरटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों वही पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगे। तो अभिभावकों की तरफ से बारंबार ये शिकायतें प्राप्त रही हैं कि जो महंगी किताबें हैं या उसमें कुछ नेक्सस भी देखने को मिलता है, तो उस वजह से अभिभावकों पर बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें अपने पालियों को शिक्षा दीक्षा देने में उनका ओवर बजटिंग हो जाती है। देखिए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एनसीईआरटी की किताबों को उत्तराखंड में एससीईआरटी के बैनर के तले अधिक कीमतों में बेचा जा रहा है, और देखा गया कि जो कागज की गुणवत्ता है किताबों की, वो भी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, न सिर्फ ये नैनीताल जिले के लिए बल्कि ये पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी मात्र या एससीईआरटी मात्र नैनीताल में नहीं है, पूरे प्रदेश में इसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। और हम देखते हैं साल दर साल कि ये ऐसे मुद्दे निकलते आ रहे हैं, किताबों को लेकर के दुकानों में चीज़ें उठती रही हैं। पिछले साल देहरादून के डीएम ने भी इस पर किस तरह की कार्रवाई की थी, जो अधिक कीमतों की किताबों को लेकर के बात हो रही थी। तो सरकार को चाहिए कि इस पर एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए। प्रदेश में स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों की जेब काटने वाले सामने आए शिक्षा विभाग से जुड़े इस प्रकरण ने विषय को गंभीर बना दिया है, और जिसके चलते प्रदेश की सियासत में भी इस गंभीर विषय ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्ष का लगातार मानना है कि पहले ही छात्रों को महंगी शिक्षा मिल रही है, साथ ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त भी नहीं है। ऐसे में किताबों से जुड़े इस मामले से कहीं न कहीं सरकार की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक सहायता के इन कार्यों को अंजाम नहीं दिया जाता, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा माफियाओं और किताब माफियाओं को सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की माने तो विपक्ष को यदि इतनी ही चिंता है तो प्रमाण भी साबित करना चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल आरोप लगाकर भागने का काम करता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रकरण की पूरी जांच करने के बाद जो भी अधिकारी सम्मिलित पाए जाएंगे निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, हम तो जनता के साथ हैं और देखने में आ रहा है कि लगातार जो पढ़ाई के मामले में ये पढ़ाई का व्यवसायीकरण हो रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है। जहां एक तरफ जो सीबीएसई के रूल हैं, एनसीईआरटी की जो सही पुस्तकें हैं, उसके वहां पर जो सरकार की और पुस्तक विक्रेताओं की जो मिली भगत है,
उससे जो अभिभावकों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है वो बहुत ही गलत है और हम जनता के साथ हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं कहीं पर सुनने में आया कि सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। एनसीईआरटी की बुक में ही अगर धांधली हो रही है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से शिक्षा माफिया, किताब माफिया हावी है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब छापेमारी की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जब ये पूरा खेल पर्दे के पीछे रचा जा रहा था तब जो है प्रशासन इस कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ था और बिना ऊंची पहुंच के, बिना ऊंचे षड्यंत्र के इस प्रकार का खेल नहीं हो सकता है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर जिस तरीके की बातें उठ रही हैं एनसीईआरटी की किताबें महंगे दाम में बेचने की, निश्चित रूप से उसकी जांच कराएगी सरकार और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की या अन्य अधिकारियों के जो भी दोषी होंगे और ऐसे के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कराएगी। ये गंभीर मामला है और शिक्षा में अगर इस तरीके से माफिया पनपेंगे और अब किताबों को महंगे दामों में बेचने का काम करेंगे तो सरकार उनको बख्शने का काम नहीं करेगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर सामने आई स्कूली छात्रों की किताबों से जुड़े इस मामले ने विषय को अपने आप में गंभीर बना दिया है और प्रदेश की राजनीति में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को भी जायज बना रहा है, क्योंकि ये मामला बच्चों की शिक्षा और उनके अभिभावकों की जेब से जुड़ा हुआ भी है। ऐसे में राज्य सरकार को भी इस मामले की तह तक जाकर जांच करनी चाहिए और भविष्य में भी इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने निकल कर ना आए उस पर भी विचार जरूर करना चाहिए, जिससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में उभरता हुआ राज्य उत्तराखंड किसी भी प्रकार से शिक्षा माफियाओं का अड्डा ना बन सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।